because it's a historic moment. Nitish Kumar's oath has begun. श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। An oath now, Nitish Kumar, for the 10th time in 25 years, like we said. 25 से 30, एक बार फिर से नीतीश, at least he has shown कि टाइगर अभी जिंदा है. These are the top three, like we had broken to you first. A quick look at some of the other names who you're going to see now from the BJP quota. We will see Nitin Naveen, Mangal Pandey, Rama Nishad, Renu Devi, Krishna Kumar Rishi, Sanjay Saraugi. And from the JDU, Vijay Chaudhary, Ashok Chaudhary, Vijendra Yadav, Shravan Kumar, Zama Khan and Leshi Singh. LJP Ramvilas, like we said, two names from there, including Raju Tiwari. We will have from HAM, we will have Jitan Ram Manjhi's son, and from RLM you will have the son of Upendra Kushwaha. This is as far as the breakup of the ministries are concerned. What are the social group composition? What we can see from these names so far, you've got 6 people from the upper caste, Ajit Jha. You've got 1 Yadav face. You have got 5 non-Yadav OBCs and at least 1 EBC, 3 SCs and 1 Muslim. Zama Khan in itself is a very interesting case study. Incidentally, he was initially chosen on a BSP ticket. BSP ticket crossed over. This time, he was fielded on a JDU ticket and he won, which will be good news for the JDU considering, did he win? Yes. He won. He won his seat. So the fact that last time around they didn't have a single Muslim winning on that ticket, this time at least उनके इसीलिए जमा खान को नीतीश कुमार ने ज्वाइन करवाया और मंत्री बनाया क्योंकि मुस्लिम चाहिए था। तो सारे मुस्लिम कैंडिडेट हार गए थे जेडीयू के। तो बीएसपी से जो जीता था जमा खान, उसको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई और उसको मंत्री बनाया। बट इंटरेस्टिंगली जो उनके सीमांचल में मुस्लिम कैंडिडेट थे, दे डिड नॉट डू सो वेल। जेडीयू का सीमांचल में उतना अच्छा असर नहीं हुआ, मतलब आरजेडी तो बेहतर हुआ, बट सीमांचल में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बट at least 1 Muslim face, so that token criticism that is always leveled at the NDA, they will have 1 minority affairs minister, Zama Khan, being sworn in today. Well, actually, they shouldn't have, this whole narrative of NDA not giving. If you look at JDU, they first of all gave 4 tickets to Muslims, number 1. Number 2, if you look at Nitish Kumar in the last 20 years, the amount of work he has done for Pasmanda Muslim, no secular chief minister of Bihar has ever done. And when this question was asked to Nitish Kumar, are you actually doing reservation in the name of religion? He said, no, Constitution says socially and educationally backward. And Pasmanda Muslims, who constitute about 87% of the Muslims, other than the Ashrafs, who are 13%, the rest are all Pasmanda. He says that they are part of the so-called EBC. So I think that creation of the EBC across religion was what makes Nitish Kumar one of the most secular chief ministers of Bihar. In fact, now I think 3 to 4 people together are taking oath. Oh no, 5 people I can see now. 5 people together. Jaldi kijiye. So 5 people I can see. I think there's. श्रेयसी सिंह को नहीं बनाया शायद मंत्री अभी ना? श्रेयसी सिंह अभी तक तो मैंने उनको स्टेज पे नहीं देखा है. So I can see. श्रेयसी सिंह का नाम है. हाँ, तो विजय कुमार चौधरी I could see, Mangal Pandey I could see. So 5 at a time are taking.
people who are quite close, Vijay Kumar Chaudhary, for example, quite close to Nitish Kumar, when people keep talking about the legacy of Nitish Kumar, the question is, instead of his actual son, Shubhrasta, could it be some of the people who are closest to him? All right, we'll just try and get back to Shubhrasta in a second. Let me also bring in my colleague Vasudha, because she is right over there. What's your latest thoughts on the people who have taken oath so far? Mangal Pandey, Sameerji, also had a very interesting fight. मंगल पांडे बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं, और इस बार तो मतलब ये कहा भी जा रहा था कि अगर वो जीतेंगे तो शायद उन्हें डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनका नाम भी चल रहा था। संघ के बड़े करीबी है मंगल पांडे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, वो हेल्थ मिनिस्टर कोविड के दौरान रहे थे। कोविड के दौरान रहे और बहुत अच्छा उन्होंने हेल्थ के ऊपर काम किया और बहुत कूल और काम पॉलिटिशियन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आते नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, काम बहुत अच्छे से करे जमीनी स्तर पर, सबसे उनका संपर्क बहुत अच्छा है। मंगल पांडे, that's the one who's signing right now। मंगल पांडे का बनना तय था उनका कि कैबिनेट मंत्री वो जरूर बनेंगे, लेकिन शायद उनको भी लग रहा हो कि इस बार वो प्रमोट होंगे, शायद डेप्यूटी बन सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाया गया और भविष्य अच्छा है मंगल पांडे का और काम अच्छा कर रहे हैं। अपर कास्ट का रिप्रेजेंट करते हैं पांडे कम्युनिटी को। सिवान से जीते हैं। हाँ, सिवान से जीते हैं वो, मुझे लग रहा है, और बढ़िया लीडर है भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के जो बिहार के नेता है, क्योंकि अब देखिए अब दिलीप जायसवाल स्टेट प्रेसिडेंट ऑल्सो टेकिंग ओथ। दिलीप जायसवाल भी मंत्री बने हैं और दिलीप जायसवाल पर तो तमाम आरोप प्रशांत किशोर ने चुनाव के समय लगाए थे, लेकिन पहले वो मंत्री थे, उसके बाद उन्होंने मंत्री से इस्तीफा देके बिहार में संगठन के लिए भी काम किया था दिलीप जायसवाल ने, और उनका संगठन बहुत अच्छा रहा है और अमित शाह जी के बड़े ट्रस्टेड है दिलीप जायसवाल, तो अब उन्हें वापस मंत्री बनाया गया है। You know, a small comment on the way that elections are fought by the BJP. Mangal Pandey, if I am not mistaken, was MLC earlier. Was MLC, this time was fielded from Siwan. सम्राट चौधरी दोनों को In दोनों को. Yeah, so you've got two people who were ministers while being MLCs. They were made to fight the assembly election. Both of them actually won, and won by very handsome margin. Mangal Pandey, since we're talking about him, won from a seat which has got sizable Muslim population. He was up against Awadh Bihari Chaudhary, who is a very, very senior leader. In fact, he's one of the oldest RJD MLAs, in the earlier assembly. And to have taken him head on and to have made him lose by quite a sizable margin, now being rewarded. What do you have to say about the kind of calculation that has been done in including people in the ministry? Ajit ji. You know, exactly like the metaphor they used from the Mahabharata, saying ki Pacho Pandav, I think they have done the similar thing when it comes to in terms of distribution of portfolios. You see representation from all communities. Of course, one should accept that the BJP did give an overwhelming number of candidates from the upper caste, especially at one time 32 people from Bhumihar community had got. Number of Rajputs who have won is also very high. But having said that, there is representation from all community, the whole message of Sabka Saath, Sabka Vikas, and the most important thing is it is a mandate for continuity, and you see that continuity in terms of not only Nitish Kumar but the two deputy CMs. So in a way, it's a monumental mandate, but not for change, but for continuity. You know, they had given a lot of रामकृपाल यादव का नाम है क्या? रामकृपाल यादव अभी तक नाम तो था, पर अभी मैंने उनको स्टेज पे नहीं देखा है। रामकृपाल यादव लग तो रहा था कि काफी उनको प्रमोट किया जा रहा है। वो तो सेंटर में भी रहे हैं। हाँ, सेंटर में भी रहे हैं। करेक्ट। So Ramkripal Yadav, let's get a quick update from Vasudha now. A few people seem to be conspicuous by their absence. The initial names that we got, can you give us a quick update on that, Vasudha? Shreyasi Singh and Ramkripal Yadav, have you seen them yet? Are they finally in the list that is going to take oath today? Well, Padmaja, very interesting names here. Mangal Pandey and of course Vijay Sinha and Samrat Chaudhary. Samrat Chaudhary and Vijay Sinha, like we discussed, are the deputy chief ministers that the BJP wants to bank on. Exceptional attitude by the BJP or approach here, because it has never really repeated the deputy chief ministers in Bihar in the past. This time it shows that the party is placed with a firm footing and it wants to invest in its leaders that have proved their mettle for the party. And Mangal Pandey, upper caste face of the party, somebody who fought from Siwan,
not an easy battle for him. There was a lot of expectation that he might even lose, but yes, he's also been made. He's been a health minister of the state, and yes, Rama Nishad and couple of other seniors from the JDU as well. More importantly, this is the BJP making it clear that it wants its experienced leaders and wants to ensure that it has a dominant position when it comes to the governance. Ramkripal Yadav, of course, somebody who defeated Misa Bharti, and of course that very famous seat of Danapur, which is where Lalu Prasad Yadav campaigned, and of course Ritlal Yadav lost. So clearly a big win for Ramkripal Yadav, and more importantly, the BJP here the NDA here trying to send out a message that this is a government of the future and wants to also ensure that its approach in governance is aligned with what it thinks, what the Prime Minister wants from Bihar. Okay, Lacey Singh is in fact taking oath. She has been the MLA from Dhamdaha. Another prominent face you see now, I think, is that Nitin Nabeen, who is meeting with the Prime Minister. Nitin Nabeen, another young face, Ajit Jha. Oh, there is, I can see him. That's Ramkripal Yadav. Yes. That is Ramkripal Yadav. All right. In fact, he was at one time, in a way, the Hanuman of Lalu Prasad Yadav. Exactly. And in fact, when he rebelled, RJD was on the verge of breaking apart. And later on, he joined the BJP. He beat Misa Bharti in that election. And in fact, it was crazy because the amount of campaign that Lalu had put, and that is one seat where RJD has almost always won. But yet he beat Misa Bharti. He was a center minister of state, directly working, I think, with Amit Shah ji, right? In the center for home. And his performance, no, I think he was rural development or agriculture, and his performance was impeccable. He's supposed to be one of the most popular leaders of RJD at one time. And remember, he's a Yadav face. So the only other face as so far in the entire ministry. That's true. 2024 से चुनाव हार गए, लेकिन पाटलिपुत्र से इस बार का चुनाव हार गए थे। और फिर तय था कि रामकृपाल यादव बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इस चुनाव में जिस तरीके से यादव वोटर्स टूटे हैं आरजेडी से और बीजेपी एनडीए के साथ जिस तरीके से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के 6 में से 5 यादव उम्मीदवार इस बार जीते हैं। वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया भारतीय जनता पार्टी के यादव कैंडिडेट्स ने भी। तो मुझे लग रहा है कि रामकृपाल यादव का भी बनना लगभग तय था इस बार। उनके खिलाफ तो राहुल प्रसाद यादव ने अभी वहां पर रोड शो भी किया था। रीतलाल यादव शायद इनके खिलाफ बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे, तो दानापुर से तो लालू प्रसाद ने तो एक ही रोड शो किया था, वो रामकृपाल को हराने के लिए किया था, रीतलाल के लिए फेवर में। लेकिन उसके बाद भी और मीसा भारती थी साथ में, एक ही अकेला। और जिस दिन अनंत सिंह को उठाया गया था, उस दिन शाम को लालू जी जो है वो रोड शो कर रहे थे रीतलाल यादव के लिए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट रीतलाल यादव हिमसेल्फ हैज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, पूरी उन्होंने ताकत झोंक दी आरजेडी ने उनको जिताने के लिए। बट डिस्पाइट दैट, रामकृपाल यादव, हु लॉस्ट द 2024 लोकसभा election to Misa Bharti from Patliputra, eventually went back. And imagine somebody who's been a union minister, loses the Lok Sabha elections, is then fielded in the assembly, and then goes back, and from union minister you have come to a state minister. So और बीजेपी में अभी ये होने लगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में देखेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर, उन्हें स्पीकर बना दिया। रमन सिंह जैसे लीडर्स को वहां स्पीकर बना दिया। राज्यवर्धन राठौर को भेजा गया। कैलाश विजयवर्गीय जनरल सेक्रेटरी थे, उनको वापिस भेजा गया। प्रहलाद पटेल जो कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी जी के साथ, उनको वापिस मध्य प्रदेश के अंदर भेजा गया। तो अब बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है कि उन्हें लगता है कि कोई लीडर को स्टेट में वापिस भेजना है तो भेजा जाता है। और मुझे इस बार लग रहा था कि शायद कैबिनेट से भी कोई मिनिस्टर वापिस विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो बिहार में तो विधान परिषद की व्यवस्था भी है, शायद वो कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो मुझे इस बार लग रहा था कि शायद कोई मिनिस्टर सेंटर से जा सकता है स्टेट के अंदर डेप्यूटी बनकर या भविष्य की बीजेपी के लिए, लेकिन कैबिनेट से किसी को नहीं भेजा गया इस बार। But Vasudha, does it surprise you that you've got only so far one EBC face in this entire list, given that there was such a thrust? Of course, the maximum number of tickets by the NDA had been given to upper caste, but the largest number of tickets to EBCs had also been given by the NDA, and yet by the JDU. But also by the BJP. BJP has also fielded EBC faces. So NDA put after the upper caste. Yeah, so the NDA put together had got the largest number of EBC faces, and yet
Padmaja, you're right. The fact that this reminds me of the Gujarat cabinet that was formed in 2022 when BJP won this record victory of 156 seats. But, the cabinet formation was so simple. They just got the experienced leaders with just one new face. So clearly, this is also the NDA trying to take complete ownership of the mandate. No time for experimentation. Even the women are also people who have a certain sense of experience, except, of course, Rama Nishad, who has won that very important seat for the NDA. But Leshi Singh, I went to her constituency, Damtaha. I mean, she's seen as a giant killer, Padmaja. She's been fighting this man called Dilip Singh for years, and this is the 5th time she's become the MLA. A woman so powerful in her constituency. It's quite heartening to know. And she is, of course, coming back as the minister. Then, of course, Rama Devi, Renu Devi, and Rama Nishad. These are all people that one would know of if you're covering Bihar politics. And when it comes to men, like you rightly pointed out, Ram Kripal Yadav, the only Yadav face, somebody who represented Danapur, won that seat despite Lalu Prasad Yadav campaigning against him, and also somebody who has a record of defeating Misa Bharti. So he has been roped in. He has served as an MOS in the centre. And of course, the important faces of Samrat Chaudhary, VK Sinha, and Mangal Pandey. And Dilip Jaiswal, the chief of BJP Bihar, somebody that all of us meet, and he is also part of the cabinet now. Okay, Arun Shankar Prasad and Narayan Sa, yes. That question that you asked, Vasudha, why EBC only one name? I have a feeling that the attempt is that a cabinet formation is not only about representation of different groups. What is more important is to get people with experience, with a vision, because this time the challenges that the Nitish government will face for the next 5 years is going to be enormous. Number one, this whole emphasis towards industrialization, something that for the last 20 years was not seriously tried. For that you need very experienced hands. The attempt to build up, let's say, tourism, for example, the attempt to build up agro-processing, manufacturing, services, that is going to be a serious attempt, because otherwise, how can they afford 1 crore government jobs that they have promised in their manifesto? So I think, therefore, cabinet formation is always both representation of various communities, at the same time, efficiency, vision, experience, bring people, and as I pointed out, the more important factor that this is a mandate for continuity. After all, there is continuity everywhere. I mean, Nitish Kumar, for the last 20 years, the NDA alliance between BJP and JDU for the last 17 years. So the image given is totally continuity. There'll be stability. They'll continue on the path ahead. They are going to move towards the next stage. So it's all very well to talk about caste calculation. Ultimately, you also have to get in people who are professionals, who can get the job done. And the number one thing that the Prime Minister had said on the day when they got this massive mandate in Bihar is कि अब बिहार को नौकरी चाहिए, समीर जी. Who among these faces do you think are going to be the points persons in that mission to try and take the next step? Because again and again, and I think a part of the problem is us as well, because we keep focusing on कि क्या caste समीकरण है, कौन किस caste से आ रहा है. But the problem is that now you also have a Bihar who doesn't want to be identified purely as who belongs to which caste. They are saying, we also want to be like Gujarat. Why can't we be like Uttar Pradesh? Okay, we've got the expressways now. Now we want that AK-47 factory also. We want the defense corridor also. Who are going to be the faces here? नहीं, मुझे लगता है कि अब बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ज़्यादा देखेगी, स्टेट फेस से तो काम करवाएगी, लेकिन अब बीजेपी को लग रहा है कि वो स्टेज पर आ गए कि वो अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे. और अब जब आरजेडी 25 सीट्स पर आकर सिमट गई है, महागठबंधन 65 सीटों पर रह गया है, तो जो कैबिनेट बनाई गई है, कल अमित शाह जी पहुंच गए थे, उन्होंने नामों को फाइनल किया गया. और मुझे कई ऐसे चेहरे हैं जो बेहतर करेंगे. नितिन नवीन है जिन्होंने अच्छा काम किया है, मंगल पांडे है जिन्होंने अच्छा काम किया है. और अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि नीतीश कुमार का बहुत लंबा राजनीतिक करियर अब नहीं है. शायद 1 साल या 2 साल के अंदर बिहार के अंदर कोई नया अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा. अब भारतीय जनता पार्टी यहां से आरजेडी को सर्वाइव करने का स्पेस नहीं देगी कि महागठबंधन वापस सत्ता में लौटे.
अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि भविष्य की बिहार भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है और उसके लिए अपने स्ट्रांग होल्ड बनाने के लिए वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बहुत बेहतर परफॉर्म करवाएगी। और जो मैंडेट मिला है, प्रधानमंत्री जानते हैं इस बात को कि इसमें नीतीश का काम तो जितना है तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया था, तो मुझे लगता है कि कई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं, विजय कुमार सिन्हा बेहतर करेंगे, नितिन नवीन वहाँ पर है, सम्राट चौधरी भी बेहतर परफॉर्म करेंगे और काम किया था इसलिए वापस उन्हें डेप्यूटी बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब श्रेयसी सिंह भी है इसमें, रामकृपाल यादव जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो बीजेपी अपने मंत्रियों से बहुत बेहतर काम कराएगी और यह बात भी ध्यान रखेगी कि जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री हैं उनके साथ भी बेहतर काम हो और किसी तरह के करप्शन का आरोप ना लगे। और प्रधानमंत्री मोदी का जो कहना है कि 2047 में विकसित भारत देखना है, तो बिहार में उस हिसाब से काम हो कि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन हो तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने की स्टेज में आ सके। तो मुझे लग रहा है कि इस बार सेंट्रल बहुत ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे गुजरात में किया था कि दिवाली के एक दिन पहले कैबिनेट पूरी बदल दी थी, तो अगर काम नहीं करेंगे तो कभी भी कैबिनेट बीजेपी बदल सकते हैं। बीजेपी में कभी नहीं कि एक बार आप मंत्री बन गए तो आप पूरे 5 साल के लिए निश्चित हो जाए कि 5 साल आपको हटा नहीं सकता। यह मोदी और शाह की बीजेपी है, आप काम नहीं करोगे तो बाहर कर दी जाओगे, आप परफॉर्म करोगे तो आप प्रमोट किए जाओगे। Okay, Pramod Chandravanshi, Bihar BJP Vice President, he is an MLC and he is taking oath. That is one of the faces. Sanjay Kumar Singh has won from Mahua. Another important seat because Mahua is a Yadav dominated seat. It is a seat from where Tej Pratap Yadav was fighting. Another leader who was very close to Tejaswi Yadav was fielded there by the RJD and beating both of them. Sanjay Singh, a Rajput face, has been, was fielded by the NDA and he has won. He is now also being sworn in. A good mix of faces over there, but taking forward the point that Sameer ji just raised, Vasudha, is there a strategy in place to ensure that the BJP in 5 years from now could have a chief minister of their own? This was being rumored even now that the BJP may just displace Nitish Kumar. That's clearly not happening. But is that the plan 5 years from now? Well, Padmaja, here the mahal is getting, really hot because while the campaign is, while the oath-taking ceremony is happening inside, people are all waiting for this, for entry, and of course there is the security that's been beefed up. And if you look at the visuals here, this is a combination of both BJP and JDU having almost equal parts when it comes to ministerial portfolios, and this is something we've discussed even when it came to the cabinet, when it came to the candidate selection and seat sharing. The BJP was very clear that it will be 101 and 101. This is something that it was pushing for. It also shows that the BJP is steadily pushing for its dominance in the state of Bihar. And if you look at the optics in the whole state of in Patna today, it's all a lot of saffron with a little bit of green. So while Nitish Kumar remains central and his experienced ministers remain central to the cabinet, it looks like a BJP show to me today. Shubhrasta now. Could that be the plan 5 years from now? It may be. See, I don't think one can predict what's going to happen in politics. But what is really interesting about this entire ministry is exactly the range of demographies that this ministry represents. Also, I agree with Sanjeev ji that I think there would be a perceptible change in the way in which Bihar government has performed so far. BJP-led NDA has always been known to focus on infrastructure development. I hope that things move beyond infrastructure this time because clearly Bihar has seen a lot of infrastructural growth. What is needed at this point in time is to structure that growth in such a way that things look and feel as developed as well. And I hope that this government is able to push in some degree of urgency into that kind of restructuring. Padmaja, I would definitely want to point out one thing. I've been itching to say this for a really long time. This NDA government is a classic example of how you handle your alliances. The way in which Chirag Paswan behaves with JP Nadda ji or with Narendra Modi ji or Amit Shah ji, the way in which these leaders deal with
their alliances. It's a classic master case in which you don't snub anybody. You make the person feel wanted and welcome, and yet draw a line where it needs to be drawn. And nobody breaches that. It looks like a very structured and very disciplined alliance where nobody talks back at anybody, nobody's taking jibes at anybody. And it's not like they're all a part of that one family. They're all political organizations with their own ambitions and their own constituencies to cater to. Shubhrasta, I'm sorry to interrupt you again, but let's take Shubhrasta on air with that shot. Modi ji did do the gamcha move. There he is with his monochromatic gamcha doing that helicopter shot. Please carry on. तमिलनाडु में बोले I take my words back. I eat my humble pie. He has done that move, and please continue. Yes. Yes, it's not just about victory, Padmaja. It's also about showing that, that kind of pride and dignity of labor. Gamcha is not just representative of, decorative item. Yeah. Gamcha is really versatile. You have traveled the length of Bihar, and I'm sure you would have heard Gamcha Puran from so many, people out there. It can be used to mix sattu when you are traveling. It can be used as a cover when you are, you want to sleep. It's really versatile in its usage. But coming back to the question, the conversation on alliance, I mean, just look at the body language of all these leaders. They're all respectful of each other, but they know their unique worth as well. It's not like BJP has subsumed all regional alliances all regional parties in its master fold. Regional parties do exert influence. Yes. The fact that JDU exerted influence and fought on all these assembly constituencies, despite not performing historically very well and showed the kind of results it did, it all comes from a certain degree of negotiation that regional powers do. And the fact that BJP is gradually emerging as a hegemon, but knows where it has to, leash itself and not, behave in a certain kind of an authoritative tendency. This NDA alliance in Bihar is a classic case of how you forge political equations and how you form governments. Now, whether they'll deliver on governance or not, we can sit in another panel to discuss that. And we will talk at length about how people who have gone away, then come back, have been accommodated, their egos have been satiated. Upendra Kushwaha, one of them, again, being sent to the Rajya Sabha, his wife, son, both being accommodated, one being given a ticket, the other being included in, in the Council of Ministers. So how you balance all the, the clashing egos, but I want to bring in that point of the Gamcha again, and all the optics aside, and Harshvardhan Tripathi, senior journalist, also joins us. इस गमछे की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस गमछे की बात इस पूरे चुनाव में हर्षवर्धन जी की गई है कि जब हरा गमछा किसी रैली में दिखता था तो उसका अलग असर होता था, और अब वही गमछा, I think this is for the third time that I'm seeing the Prime Minister use that gamcha, but a red gamcha this time around, to send out a message. Harshvardhan ji. पद्मजा जी, बिहार ने जो मैंडेट दिया है, इसको गमछे को एक सिंबल के तौर पर अगर देखें तो एक और मैं आपको ध्यान में दिलाऊं, जब गाने बज रहे थे कि तेजस्वी भैया आएंगे तो ये हो जाएगा, कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी, इस तरह की जब बातें चल रही थी, तो उस समय मनोज तिवारी का गाया हुआ वो गाना कि थोड़ा संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, तो ये गमछा और ये जो अलग अलग जो गाने बन रहे थे, ये साफ साफ दिखाता है कि बिहार ने मैंडेट क्यों दिया है। और 2020 का चुनाव मुझे याद है, तेजस्वी यादव ने बाकायदा कहा था कि भाई आप लोग ये मुरैठा मत बांधा कीजिए, गमछा सर पे मत बांधा कीजिए, इससे लगता है कि थोड़ा कोई गुंडा बदमाश इस टाइप की छवि आती है। लेकिन कमाल देखिए कि 2025 के चुनाव में उसी तरफ जाते हुए दिखे, और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ वो इस गमछे को बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति, बिहार की पहचान के तौर पर देखता है। भला ये कैसे चलेगा कि आप बिहार को एक गुंडा राज्य के तौर पर प्रस्तुत करें? भला कैसे चलेगा कि किसी एक वर्ग को हमेशा उसी तरह से देखा जाए? और इसको यूं भी देखा जाना चाहिए कि ये संस्कृति, सम्मान, ये सब कुछ है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये नरेंद्र नीतीश का मैंडेट नहीं है, ये एस्पिरेशनल बिहारियों का मैंडेट है, जिनके एस्पिरेशंस का संरक्षण करने का जो कहें कि वादा किया है नरेंद्र और नीतीश ने। मुझे लगता है उस पर बहुत कुछ करके दिखाना होगा पद्मजा। और ठीक है, ये आपने ओके,
I think there's some problem that we have with Harshvardhan ji. While we fix that, let me quickly cut across to Vasudha as well, joining us live from Patna. What happens next? The oath taking has happened. Is there going to be a series of meetings? Are we going to know about the distribution of portfolios today itself, Vasudha? Well, Padmaja, I'm told that there could be a lunch that's been organized for the cabinet members, is what I've been told. I don't know where the lunch is, but yes, they are all going to meet and, have a meal together to understand the future course of the government. I'm told by my sources that the government is the center is very clear. The Prime Minister is very clear that there has to be a futuristic vision for Bihar, which is why this cabinet has been put in place with a lot of thought, with a lot of experienced leaders in it, with equal participation from JDU and BJP. And I feel the second important point that I want to tell you is also that the group of leaders that the BJP has put forward also shows that this is the crop of leaders that's going to take the party forward in Bihar, from Samrat Chaudhary to Vijay Sinha to Mangal Pandey to Nitin Nabin. This is the core crack team of the Modi-Shah combined that is going to ensure that the BJP has complete dominance in the next few years, even probably post-Nitish. So clearly the imprint of that has been laid today. We see a show of unity over here, but I have to ask Sameer Chaugankar, because I think he's in a hurry to leave now. Sameer जी, पहले ये बताइए कि अमित शाह आज तो पटना में है, कल वो दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी नगरीय निकाय चुनाव है, 2 दिसंबर को जो वोटिंग है ग्राम पंचायत की, उससे बड़ा फैक्टर अभी जो है कि जो बीएमसी, टीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर, कल्याण, जो बड़े 12 नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके रिजर्वेशन को लेकर सुनवाई चल रही है। मुझे लग रहा है वो जनवरी में चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर। उसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, उसको लेकर मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी ने कल मुलाकात की थी अमित शाह जी से, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी ने यह कहा है कि अब हम बहुत स्ट्रांग है बीएमसी में, और बीएमसी और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें अपने खुद के दम पर लड़ना चाहिए। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम एकनाथ शिंदे के साथ शेयर करेंगे, कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शेयर करेंगे, नागपुर में चूंकि देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से आते हैं, नितिन गडकरी खुद नागपुर से आते हैं, उन्होंने कहा नागपुर में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा होगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोकसभा में गठबंधन करो, आप विधानसभा में करो और फिर आप कॉर्पोरेशन बोल दो कि हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो 4-3 साल बाद फिर आपको लोकसभा में भी हमारे साथ जाना और विधानसभा भी जाना है, बहुत लंबा समय नहीं है। तो गठबंधन किया है तो गठबंधन फिर आपको ऊपर से नीचे तक सभी चुनाव में रखना होगा, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप भी होगा, सरकार के एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, तो ऐसी गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी अगर हम अलग अलग लड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है अमित शाह जी ने उस बात को बहुत गंभीरता से सुना है, और शायद अमित शाह जी ने कहा है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी हम गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो संभवतः आपस में गठबंधन होने वाला है। A lot has changed after 2024 election results. You've seen the BJP resurgent. Anyone who thought that at 240 they are going to be weakened, they are going to be submissive. You've seen the BJP win one assembly election after another, and perhaps the alliance partners are also understanding it. हर्षवर्धन जी, मैं यही समझना चाहती हूँ कि अगले कुछ महीनों में, खास तौर पर अगर बिहार की बात करें, क्या आपको किसी तरीके का बदलाव वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो संबंध बहुत ही मधुर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, लेकिन पूरे 5 साल नीतीश जी रहेंगे या कुछ बदलाव भले से ही वो स्वतः हो नीतीश जी की तरफ से देखने को मिल सकता है? उस समय से कह रहा हूं, और मेरा ये मानना था कि शायद ये नीतीश कुमार का बदलाव दिखेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं और नंबर ऐसे आए कि नीतीश कुमार को हटाना शायद उचित नहीं रहा होगा। लेकिन जितना स्टेटस को इस कैबिनेट में दिख रहा है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, फिर नीचे नाम कई बदले भी हैं, कई नए चेहरे भी आए, लेकिन ओवरऑल जो है वो स्टेटस को दिखता है। बीजेपी, मोदी शाह युग की बीजेपी स्टेटस को की आदी नहीं है। इस मैंडेट को आप समझिए, इस मैंडेट का उस तरह से हम नहीं होता हुआ देख रहे हैं, और मैं स्पष्ट मानता हूं संविधान की शपथ ले लिए उन्होंने, वही कैबिनेट है, लेकिन ये एडहॉक कैबिनेट आप समझिए जल्दी ही आपको वो 6 महीने, साल भर या 1.5 साल होगा, नई कैबिनेट नए चेहरे के साथ आपको बदलती हुई दिखेगी। और वो इसलिए दिखेगी क्योंकि जिस तरह का मैसिव मैंडेट है, इस मैंडेट का जो सम्मान है वो करने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के कार्यालय से कहा था बिहार निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है।
अब ये पीएम के विजन पर चलने वाला है। Okay, before we talk at length about that, I want to bring a big piece of news to our viewers and also a note of thanks. NDTV dominated on counting day, 46% plus viewership on Bihar verdict day. Crucial counting hours and India watched NDTV 24/7. 46.6% market share on counting day. Well, we've always said that when it's elections, it is NDTV. The buck literally stops over here on NDTV 24/7. And in the crucial counting hours, you were here with us at 8 a.m. to 12 p.m. When the numbers were coming in, you knew which was your one-stop destination. Let's get Vasudha on air. We were all there. Ajit ji was there. You know, you've been our fellow travelers, as it were, on that day when it mattered the most. Hours and hours, days and days, Vasudha, of जिसको कहते हैं हिंदी में कि आप खाक छान रहे थे, धूल फांक रहे थे जाकर के बिहार में, and it really paid off on that day. And like I said, a special thank you to all of our viewers who tuned in when you wanted to know the news, when you wanted to understand what this verdict means. You tuned in to NDTV. Vasudha.